बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनुअल एग्ज़ाम 2022 में जो टैक्स का पेपर होगा उसकी तैयारी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, एक इनकम टैक्स से और एक सेल टैक्स से। तो इन दोनों को अगर आप अच्छी तरीके से कर लें तो आपके 40 मार्क्स आ सकते हैं और पासिंग मार्क्स भी 14। तो इसके बाद 3 सवाल जो हैं वो थ्योरी से करने होते हैं। तो उनमें से आप जितने मैक्सिमम मार्क्स लेंगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे टोटल बन जाएगा 100 में से। तो आज हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त हमें देखनी होंगी, उनको पहले समझेंगे। ये हमने नोट्स तैयार किए हैं, इनमें जो 25 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल इनकम टैक्स के, इन्हीं में से सवाल आता है। तो इनकी तैयारी के लिए पहले हम इनमें जो अलाउंसेस यूज़ हो रहे हैं या जो और आइटम्स यूज़ होंगे उनको पहले समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो फिर आपको हर सवाल पे बहुत सर खपाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले क्योंकि हमारा एक अपना समझाने का अंदाज़ है, तो पहले हम ये चीज़ें समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर सेल टैक्स की जो टर्मिनोलॉजी होगी उसको समझेंगे और फिर उनके न्यूमेरिकल सवाल स्टार्ट किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं इनकम टैक्स की टर्म्स। तो ये लिखा हुआ है टैक्स, व्हाट इज़ टैक्स। तो ये शुरू में एक फनी कोट है, द बेस्ट वे टू टीच योर किड्स अबाउट टैक्सेस इज़ बाई ईटिंग 30% ऑफ देयर आइसक्रीम। कि अपने बच्चों को टैक्स खाने का बेहतरीन तरीका क्या है, बाई ईटिंग 30% ऑफ देयर, उनकी आइसक्रीम का 30% हिस्सा खाकर। तो टैक्स जो है ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है। अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट का जो ख़जाना है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें कंपल्सरी का मैंने लाजमी, यानी ये जो है टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है स्टेट रेवेन्यू में, लेविड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट लगाती है ऑन द वर्कर्स इनकम, लोगों की आमदनी पे, सैलरी, रेमुनरेशन, प्राइस, बॉन्ड एंड लॉटरी, एंड बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस और सर्विसेज, और एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स, चीज़ों की कीमतों में शामिल करके। टैक्स एडेड इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, जैसे बिजली के जो बिल हैं, गैस, इनमें सेल टैक्स लगा होता है। सर्विसेज ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज बाय सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट फॉर सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी इन सूरतों में गवर्नमेंट जो अपना हिस्सा वसूल करती है उसको हम कहते हैं टैक्स। टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान, द एपेक्स मीन्स हाईएस्ट, यानी आप एपेक्स कोर्ट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, ये पाकिस्तान में हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी है जो कि पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को हैंडल कर रही है। टैक्स टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स की 2 किस्में हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सेल्स टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, यानी 2 मेन किस्में हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अभी ब्रीफली इनको समझा देता हूँ कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये किसी इंडिविजुअल या पर्सन पे लगाया जाता है, ठीक है, और उसी से ही, या पर्सन आपने अभी पढ़ेंगे आगे, पर्सन में इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी, ये तीनों शामिल होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी। तो इनसे जो टैक्स लगेगा और इन्हीं से ही वसूल किया जाएगा वो डायरेक्ट टैक्स है, यानी इनकम टैक्स। सपोज मिस्टर ए है, इसकी इनकम अगर टैक्सेबल लिमिट में आती है, ठीक है, तो इस पर टैक्स लगेगा और इसी से ही वसूल किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स।
और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये क्या होता है, इसमें क्या ये बंदा अपना जो बर्डन है किसी दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी ए ऐसा नहीं करता जी मेरा टैक्स बी से ले लो, ठीक है, इसी का टैक्स है, इसी को पे करना पड़ेगा, इसी वजह से इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये ज़रा देख भी लें, दिस टाइप ऑफ टैक्स इज़ लेविड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन एंड इज़ डायरेक्टली रिकवरेबल फ्रॉम दैट पर्सन। इनकम टैक्स इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। द रिलेटेड लेजिस्लेशन इज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली रिसीव किया जाता है, एक ख़ास पर्सन से नहीं लिया जाता। जैसे इसमें था एक वे टैक्स लगा ए से लिया है, इसमें ऐसा नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज़ नॉट लेविड ऑन अ सर्टन पर्सन एंड इट इज़ रिकवर्ड इनडायरेक्टली। एवरी पर्सन हु सेल्स विल शिफ्ट हिज टैक्स बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा हमने कि ए अपना बर्डन जो है बी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ए का बर्डन बी पर, बी का बर्डन सी पर, ऐसे शिफ्ट होता जाता है। ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर पर्सन अल्टीमेटली दिस टैक्स विल बी बोर्न बाय द एंड यूज़र कंज्यूमर। यानी इसमें क्या होता है कि टैक्स उसके ऊपर लगेगा जो आखिरी बंदा होगा जिसने चीज़ इस्तेमाल करनी है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होगा यानी जो चीज़ इस्तेमाल कर लेगा उस पे बर्डन आ जाएगा, जो बेचता जाएगा वो अगले पे बर्डन, ठीक है। लेकिन जो आखिरी बंदा होगा जिसने वो चीज़ लेकर इस्तेमाल करनी है उसको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी ये एक बंदे से रिकवरेबल नहीं है, ये आगे शिफ्ट होता जाएगा और आखिर में जो बंदा होगा उसके ऊपर ये बर्डन आ जाएगा। तो जब हम अभी सेल टैक्स करेंगे तो इसकी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। द रिलेटेड लेजिस्लेशन इज सेल टैक्स एक्ट 1990। ठीक हो गया। आगे आ रहा है व्हाट इज़ नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम। तो इसको भी हम समझते हैं कि नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है और फाइनल टैक्स रिजीम क्या है। तो पहले इसको पढ़ लें। अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम NTR, द नेट इनकम इज डिटरमाइंड आफ्टर अलाउइंग एडमिसिबल एक्सपेंसेस डिडक्शंस अगेंस्ट द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनकम। टैक्स इज देन चार्ज ऑन द नेट इनकम एट द एप्लीकेबल रेट। NTR क्या होता है? देखें, इंडिविजुअल है यानी सैलरीड पर्सन है या बिज़नेस है। बिज़नेस क्या होगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है। उस प्रॉफिट में से यानी जो होगा खर्चे माइनस करेगा, ठीक है। यानी इसकी इनकम होगी, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेगा, फिर वो जो नेट इनकम उसका नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सैलरीड पर्सन में भी ऐसा होता है। अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो जो उसकी सैलरी इनकम होगी वो, तो इसमें कुछ डिडक्शन अलाउड हैं, जैसे ज़कात है। यानी अगर एक आदमी ने, सैलरीड पर्सन ने ज़कात दी तो क्या होगा, इसकी इनकम से ये ज़कात माइनस होगी और जो बाकी बचेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ कि इनकम में से कुछ चीज़ें माइनस हो गई, फिर जाके टैक्स लगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम, ठीक है, जिसमें ये अलाउड होता है कि आप इनकम में से या प्रॉफिट में से कोई चीज़ माइनस कर लें, ठीक है। जबकि FTR जो है इसमें ऐसा नहीं होता। दोनों में फ़र्क समझाता हूँ आपको, ये आपको आगे काम आएंगी चीज़ें, FTR और NTR। तो मैं ये इधर लिखने लगा हूँ NTR और FTR। तो पहला जो फ़र्क हुआ वो हुआ अलाउएबल डिडक्शंस, अलाउएबल डिडक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि ये डिडक्शन माइनस होती हैं, इसमें यस, इसमें नो। इसमें जो चीज़ें FTR में आएंगी, ये आगे देखेंगे, जो चीज़ें FTR में आएंगी उसमें क्या होगा, जितनी भी वो इनकम होगी उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा। नो डिडक्शन इज़ अलाउड, ठीक है। इधर क्या है, NTR में, नॉर्मल टैक्स रिजीम में डिडक्शंस अलाउड होती हैं, इसमें डिडक्शन अलाउ नहीं होती।
दूसरा फ़र्क इसमें क्या होता है कि आपकी इनकम की लिमिट होती, इनकम लिमिट कि भाई जैसे सैलरी इनकम है, तो इसमें क्या होगा, अगर तो जैसे अभी 6 लाख रुपए चल रहा है, इनकम अगर जिसकी 6 लाख से बढ़ेगी उस पर टैक्स लगेगा, इसमें नो लिमिट। इसमें यानी इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्राइस बॉन्ड की, वो एफटीआर में आता है प्राइस बॉन्ड। तो प्राइस बॉन्ड 100 रुपये का निकले, लाख रुपए का निकले, 10,000 का निकले, तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। और दूसरा ये है कि इनकम का कोई नहीं है, 100 रुपये का बॉन्ड निकले, लाख रुपए का निकले, 10,000 का निकले, इसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि एनटीआर में क्या होगा कि एक इनकम लेवल होगा, उस तक अगर पहुंचेगी इनकम तब टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और तीसरा क्या है कि एनटीआर में डिफरेंट रेट्स हैं, यानी इनकम थोड़ी है तो थोड़ा रेट, जैसे इनकम बढ़ी रेट बढ़ गया, और बढ़ी और टैक्स रेट यानी बढ़ गया। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लैट रेट। तीसरा है फ्लैट रेट। ठीक हो गया, यानी फ्लैट रेट होगा। और चौथा जो फ़र्क है वो है एडजस्टमेंट। ठीक है, कि एनटीआर में क्या है कि अगर कोई टैक्स आपका पहले कट गया, इनकम टैक्स जो है आपने किसी जगह विद होल्डिंग टैक्स पे किया, जैसे सैलरीड पर्सन है तो इसने इनकम टैक्स जो कटा, तो जब इसकी फाइनल लायबिलिटी बनेगी तो वो अमाउंट उसमें एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे व्हीकल टैक्स है, इसने पे किया, उसके ऊपर इनकम टैक्स कटा, तो वो चीज़ एनटीआर में आती है, तो वो क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। और जो चीज़ एफटीआर में होती है, इसका जो टैक्स है, यानी इसके ऊपर जो प्राइस बॉन्ड के ऊपर टैक्स कटेगा, ये आपका एफटीआर है, और इसका कटा हुआ जो टैक्स है वो किसी जगह भी एडजस्ट नहीं हो सकता। यानी आप इसको कह लें कि एनटीआर की जो चीज़ें होंगी उसका टैक्स एडजस्टेबल है, और जो चीज़ें एफटीआर में आएंगी ये नॉन एडजस्टेबल है। तो ये 4 जो फ़र्क हैं ये आपको पता होने चाहिए। यानी कोई आपसे पूछ लेता है कि एनटीआर में और एफटीआर में क्या फ़र्क है, तो आप ये चारों पॉइंट उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हेड्स ऑफ इनकम। जो सेक्शन 11 है ये आपको बताता है कि आपके कितने हेड्स ऑफ इनकम है। तो इसकी हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बाई क्लासिफिकेशन है, यानी उन्होंने क्लासें बना दी हैं। ये 5 क्लासेज हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 18 कैपिटल गेन, सेक्शन 37 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, जो इनकम इन चारों हेड्स में नहीं क्वालिफाई कर रही उसको हम, ये आखिरी हेड जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी ये जो आखिरी हेड है ये तो क्लासीफाइड है। इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी इनकम आएगी, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी वाली, लेकिन ये ओपन एंड है। इसमें जो भी इन चारों को छोड़कर इनकम है वो सारी इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने कहा है बाई क्लासिफिकेशन। दूसरा है बाई जियोग्राफिक, यानी इलाके के हिसाब से। इसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक है पाकिस्तानी सोर्स इनकम और एक है फॉरेन सोर्स इनकम, यानी ऐसी इनकम जो कि पाकिस्तान में रहते हुए कमाई है वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम, और जो बाहर से कमाई है पाकिस्तानी लेकिन उसने वो इनकम बाहर से कमाई है, उसको हम कहेंगे फॉरेन सोर्स इनकम। इसके बाद है बाई टैक्सेबिलिटी, यानी इसमें भी इनकम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक इनकम वो होगी जो होली टैक्सेबल, यानी जिस पर कोई रायत नहीं है, वो फुली टैक्सेबल। ठीक है, एक इनकम वो होगी जो होली एग्जैम्प्ट, यानी 2 एंड हैं, एक फुली टैक्सेबल और एक फुली एग्जैम्प्ट, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे होली में लिखा है कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, और होली एग्जैम्प्ट में लिखा हुआ है स्पेशल अलाउंस, एग्रीकल्चर इनकम, ये। और कुछ हैं पार्शली एग्जैम्प्ट, यानी तीसरी कैटेगरी है पार्शली एग्जैम्प्ट, यानी कुछ हिस्सा उसका एग्जैम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल। जैसे मेडिकल अलाउंस है 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज़
एग्जेम्प्ट। तो ये 3 कैटेगरीज आप याद रखें, बाई क्लासिफिकेशन, बाई जियोग्राफिक, बाई टैक्सेबिलिटी। और आगे है पर्सन। पर्सन क्या होता है? तो इनकम टैक्स में हम पर्सन से मुराद लेते हैं इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी यानी फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उसके लिए हम यहाँ इनकम टैक्स में लफ्ज़ यूज़ करते हैं एओपी। इसके बाद है कंपनी, और चौथा है ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को भी पर्सन का स्टेटस दिया है। इंडिविजुअल जो है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक को हम कहते हैं सैलरीड पर्सन और दूसरे को हम नॉन सैलरीड पर्सन, यानी इंडिविजुअल बिजनेसमैन। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी जो पर्सन होंगे उनकी आगे 2 कैटेगरी बनेंगे, एक को हम कहते हैं रेजिडेंट, दूसरे को हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अच्छा इसको अच्छी तरह समझते जाएं आप, ताकि इनमें से भी अगर कोई सवाल आता है थ्योरी का, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन्हीं में से आपको छोटे छोटे जो सवाल 5-5 नंबर के मिल जाएंगे, तो अच्छी तरह समझ के चलें आगे। 2 फ़ायदे होंगे, एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और दूसरा थ्योरेटिकल भी। तो ये लिखा हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे तय करते हैं। इंडिविजुअल, इफ़ एन इंडिविजुअल्स टोटल स्टे इन पाकिस्तान इज़ 183 डेज और मोर ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, irrespective of purpose, place and continuity, he will be treated as a resident, otherwise non-resident। यानी कोई भी आदमी जिसने पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज़्यादा किसी भी टैक्स ईयर में गुजारे हों, irrespective of purpose, मकसद, जगह, यानी कहीं भी हो पाकिस्तान में, सैर करना मकसद हो या कोई बिज़नेस हो, कंटिन्यूटी हो या ना हो, यानी ऐसा भी नहीं है कि भाई 10 दिन आया चला गया, फिर 10 दिन आया महीना रह गया, वो यानी टोटल दिन जो हैं वो 183 बन जाएं तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। कंपनी की सूरत में क्या होता है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इज़ ऑलवेज रेजिडेंट। जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, ये आपको पता होगा, आपने I2B पढ़ा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी ने पाकिस्तान में लिया है तो वो रेजिडेंट ही होगी। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई है, लेकिन उसका टोटल कंट्रोल पाकिस्तान में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, तो वो भी रेजिडेंट होगा। आगे है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज़ रेजिडेंट इफ़ इट्स टोटल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्शली इन पाकिस्तान। यानी कंपनी में ये है कि उसका कंट्रोल, अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं है पाकिस्तान में, तो उसका होली कंट्रोल पाकिस्तान में हो तो रेजिडेंट। एओपी में होली और पार्शली दोनों सूरतों में ही ये जो है वो रेजिडेंट कहलाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वाई डू वी डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, यानी हम क्यों ऐसा करते हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट में फ़र्क क्यों किया जाता है? तो उसकी रीज़न क्या है? डिफरेंस ऑफ टैक्स रेट, कि जो रेजिडेंट हैं उसके टैक्स रेट और हैं और जो नॉन रेजिडेंट है उसके टैक्स रेट और हैं, यानी इसकी वजह से। दूसरा स्कोप ऑफ इनकम, कि जो रेजिडेंट होगा उसकी दोनों इनकम, यानी पाकिस्तानी सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, पाकिस्तानी सोर्स और फॉरेन सोर्स, इस पे टैक्स लगेगा दोनों पे, जो रेजिडेंट होगा। और जो नॉन रेजिडेंट होगा उसकी वो इनकम जो उसने पाकिस्तान में कमाई है। ठीक है, ये नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इन केस ऑफ रेजिडेंट पर्सन टैक्स इज पेएबल ऑन ऑल इनकम ऑफ पर्सन, पाकिस्तानी सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन टैक्स इज पेएबल ओनली पाकिस्तानी सोर्स इनकम, यानी जो नॉन रेजिडेंट होगा उसने जो पाकिस्तानी सोर्स से जो इनकम कमाई होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आगे लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन अज्यूम द पर्सन इज रेजिडेंट। ठीक है, यानी अगर सवाल में नहीं बताया तो आपने रेजिडेंट ही समझना है। और आगे है सैलरीड पर्सन एंड नॉन सैलरीड पर्सन, यानी सैलरीड पर्सन कौन होता है, नॉन सैलरीड, ये भी तफरीक की गई है। अभी आपने पढ़ा था ना, इंडिविजुअल, सैलरीड, नॉन सैलरीड।
an individual who derives income only from salary is certainly a salaried person। यानी एक आदमी जो है वो सिर्फ नौकरी करता है, जॉब करता है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वही उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको हम सैलरीड पर्सन ही कहेंगे। लेकिन एक शख्स जो है वो जॉब भी करता है और साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा है, तो अब उसके बारे में देखना है कि वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड। इफ़ अ पर्सन डिराइव्स इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स इन एडिशन टू सैलरी इनकम, देन द परसेंटेज ऑफ सैलरी इनकम टू टोटल इनकम विल बी कैलकुलेटेड। तो फिर क्या करेंगे, हम उसकी टोटल इनकम बनाएंगे, यानी सैलरी इनकम और जो उसकी दूसरी इनकम होगी बिजनेस वाली या जो भी है अदर सोर्स, तो इन दोनों का टोटल करेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका शेयर देखेंगे। अगर तो ये सैलरी जो है इसका सपोज उसकी इनकम जो है 10 लाख है, ठीक हो गया। अब इधर से उसकी इनकम आ रही है 8 लाख सैलरी से और 2 लाख ये, तो अब क्या है इसका और इसका बनाए तो ये 80% बनता है। ठीक है, शेयर सैलरी का टोटल इनकम से शेयर 80 है, तो ये सैलरीड पर्सन। और अगर उलट हो जाए, यहाँ पे मैं 2 कर दूँ और यहाँ पे 6 कर दूँ, तो अब इसकी सैलरी इनकम जो है वो कम हो गई, ये बढ़ गई, तो ये नॉन सैलरीड कहलाएगा। ठीक है, इफ़ हिज इनकम फ्रॉम सैलरी इज़ मोर देन 75% ऑफ हिज टोटल इनकम, ही विल बी कंसिडर्ड एज सैलरीड पर्सन। ठीक हो गया। आगे है एनी इंडिविजुअल अदर देन अबव मेंशन्ड इज नॉन सैलरीड पर्सन, यानी जिसकी इनकम 75% से कम है सैलरी इनकम, तो वो नॉन सैलरीड कहलाएगा, यानी वो बिजनेसमैन कहलाएगा, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। आगे लास्ट पॉइंट है, व्हाई डू वी क्लासीफाई एन इंडिविजुअल एज सैलरीड और नॉन सैलरीड। ये क्यों फ़र्क करते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, अब सैलरीड और नॉन सैलरीड इसमें क्यों फ़र्क कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, डिफरेंस ऑफ टैक्स रेट। सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट और हैं और नॉन सैलरीड के और हैं। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसको यानी आप देख लीजिएगा, अगर कोई पॉइंट हो आपके जहन में बता दीजिए कमेंट्स के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच।